अगर कल आपका एग्जाम है तो आज सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो देखिए। देखो क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो किताबें हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर्स हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 8 चैप्टर से 3 यूनिट में डिवाइड है। हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखो टॉपर्स और जो बच्चा, एक बच्चा होता है जो बहुत पढ़ता है, एक बच्चा होता है जो कम पढ़ता है पर टॉप कर देता है। इन दोनों बच्चों में यही डिफरेंस होता है, उसको पता होता है कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो शुरू करते हैं वीडियो को बच्चों। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, 10 मार्क्स। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे तो सेकंड हाईएस्ट चैप्टर है ये, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आने वाले चैप्टर ही ये है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में, आप जैसे बुक खोलोगे ना, एनसीईआरटी खोलोगे या फिर कोई भी रेफरेंस बुक खोलोगे तो उसमें पहला जो आएगा वो आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। क्या आएगा आपके पास आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। देखो अब ये वाली जो बात है ना, ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मतलब हम तो प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो मालूम चल जाएगा, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, या फिर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, या फिर स्टॉक एंड फ्लो का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट की जो मम्मी है वो ये है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो क्वेश्चन में मतलब जो पेपर होगा आपका, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मम्मी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो आएगी, ठीक है। तो पहला क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, यहां से आना ही आना है। दूसरा इसके बाद क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप देखोगे तो फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। फिर तीसरा अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड 1 नंबर 2 नंबर में आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम विद द जीडीपी, नेगेटिव मतलब जो एक्सटर्नैलिटी ऑफ जीडीपी, ये एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी जिसे बोलते हैं हम लोग। इसके बाद न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। अब न्यूमेरिकल इसलिए आते हैं, देखो न्यूमेरिकल आने के कारण क्या होता है इस चैप्टर में, एक्चुअली होता क्या है ना, न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर के, वो सारे के सारे आपको दिख जाते हैं। मतलब होता क्या है ना कि चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्या क्या है, देखो इस चैप्टर के अंदर जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, बहुत सारे वेरिएशंस है जीडीपी के, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बहुत सारे वेरिएशन है, डोमेस्टिक इनकम बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अब सब वो आपसे नहीं पूछ सकते, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब है, बनाने को तो बना सकते हैं, पर इन सारे टॉपिक्स को अगर एक बार में चेक करना है तो एक क्वेश्चन बना दो सीधे कि भाई तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। अगर तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया तो हमें ये भी मालूम चल जाएगा, तुम्हें जीडीपी के एग्रीगेट्स पता है, हमें ये भी मालूम चल जाएगा कि तुम्हें नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो 3 मेथड है वो भी पता है तुम्हें, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, न्यूमेरिकल वाला, ये वाला बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने हमारे बच्चों को कराए हैं, आप लोग भी जहां से पढ़ रहे हो वो कर लो आप भी। अगर आपको हमें हमारे साथ ज्वाइन करना है, अगर आपको हमारी मेंटरशिप चाहिए तो नीचे एक लिंक भी गिवन है, ठीक है। तो ये वाली बात है, मैंने बताया है टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, और मैंने ये भी बताया कि और ये पेपर में आ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट, ये भी बताया मैंने आपको, है ना। जो बाकी टॉपिक्स है वो सारे इनके आसपास घूम रहे हैं, इसलिए वो टॉपिक 1 नंबर के आ जाएंगे, ये टॉपिक आएंगे 6 नंबर के, 4 नंबर के, इस नंबर के क्वेश्चंस आएंगे यहां से, ठीक है। तो ये वाली बात समझ लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, क्लियर है वाली बात। तो ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा कौन सा है, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है। अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मतलब वैसे लगता है चैप्टर छोटा सा है, जब पढ़ाने जाते हैं तो जब मैं पढ़ाता हूं तो उससे लगता है कि थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मनी सप्लाई पे, सीआरआर को, एसएलआर को इंक्रीज करेंगे, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी से किस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस तरीके से कंट्रोल होने वाला। ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर है। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहला तो ये है कि जो पहला ये है कि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है हमारा, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, अब सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है वो इस कंटेक्स्ट में भी आ सकते हैं कि वो बैंक्स के कैसे सुपरवाइज करता है, बैंक को कैसे कंट्रोल करता है, या फिर गवर्नमेंट कैसे एजेंट है, गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है। वो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बारी वाला क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, इसमें इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अगर हम देखें तो इसमें जो फंक्शन ऑफ मनी है
फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन, टर्शियरी फंक्शन, वो सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, ये फंक्शन आते हैं, मतलब एक्सचेंज वाला फंक्शन, अकाउंट वाला फंक्शन, स्टोर वाला फंक्शन, ये सारे फंक्शंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा है इस टॉपिक के अंदर वो है CRR, SLR, किस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। मनी मल्टीप्लायर का जो एक न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से मनी मल्टीप्लायर का एक न्यूमेरिकल आता है, वो आपको तब समझ में आएगा जब आपको CRR समझ में आएगा, लीगल रिजर्व रेशियो समझ में आएगा, तब जाके आपको ये वाली बात और क्लियर होगी, ठीक है। तो ये मनी मल्टीप्लायर सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है वो यहाँ से आप लोग करोगे। अब आते हैं तीसरी यूनिट में। तीसरी यूनिट आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, 12 मार्क्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक दिखेंगे, बहुत सारे। आपको एग्रीगेट डिमांड दिखेगा, एग्रीगेट सप्लाई दिखेगा, कंजम्पशन दिखेगा, सेविंग दिखेगा, इन्वेस्टमेंट दिखेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिखेगा आपको इसके अंदर। पर मैं शुरुआत करता हूं एक्सेस डिमांड से और डेफिसिट डिमांड से। बच्चों ये जो एक्सेस डिमांड जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब जो एक्सेस डिमांड जो टॉपिक है ना, एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत सारे, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स को ये वाला टॉपिक कवर कर लेता है, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिपेयर कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर आप एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गया, ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट सप्लाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो तीसरा जो टॉपिक है यहाँ से वो आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। भाई ये 3 फॉर्मूले हैं इसके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, तो ये वाला देखते चले आना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले के डेरिवेशन आते हैं। और इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, APC प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन आता है, इसमें कर्व बनाने के लिए आते हैं, इस चैप्टर से। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। अगले पे है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट, देखो इसमें ये चैप्टर अच्छा है, बहुत अलग थ्योरी वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आप नोटिस करोगे तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिस्कल डेफिसिट का न्यूमेरिकल आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट का क्वेश्चन आ सकता है, और रेवेन्यू डेफिसिट। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वाई बजट को क्यों बनाते हैं, बजट को इंप्लीमेंट क्यों कराते हैं, गवर्नमेंट का ट्रस्ट, रीअलोकेशन ऑफ असेट। ये 1 नंबर पे भी आ सकता है, 5 नंबर पे भी आ सकता है। 1 नंबर पे वो एक बात पूछ लेंगे, 5 नंबर में उन्हें 5 बातें चाहिए जानने के लिए, ठीक है। ये वाली बात होगी। अब इसके बाद रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी, अदरवाइज आप वो टेबल रटते रहोगे किताब के, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें एक मेजर डिफरेंस है, बाकी तो 4-5 फालतू के डिफरेंस लिखे हुए हैं। अगर आपको वो मेजर डिफरेंस क्लियर है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम है चैप्टर का, पर इस चैप्टर के अंदर एक पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज, एक पार्ट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करोगे कि इस चैप्टर को अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो इस चैप्टर के अंदर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन है, ये 2 टॉपिक है, ठीक है। अब आपको अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आएगा अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज समझ में नहीं आया तो। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर समझ में नहीं आया तो आपको अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। और अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन के आने के मतलब देखो, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये है कि आरबीआई किस तरीके से करेंसी को स्टेबल रखती है देश के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन या तो वो अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन से पूछ लेंगे या तो वो फॉरेन एक्सचेंज का कोई क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे कि भाई करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो मतलब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड कम होगी तो फिर क्या होगा। घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आना ही आना है, या वो अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन से पूछ लेंगे या वो फिर कुछ 3 नंबर का 4 नंबर का फिर वो इधर उधर कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद पहले ये वाली बात पढ़ना, उसके बाद फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना। इसका नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट गलत रखा है, इसका नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए रखा है क्योंकि अल्टीमेटली एक तरीके से मैनेज करा जाता है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो उसको बैलेंस बनाना रहता है, तो इसलिए इसका नाम ये रख दिया। पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो आत्मा है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसको मेंटेन कैसे करना है, डिमांड सप्लाई का जो खेल होता है उसको क्या होता है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है इन सारी चीजों को, ये सारी बात समझना है आपको, ठीक है। अगर
अगर आपको सच में इसकी परेशानी दिखना है, इस चैप्टर की असली परेशानी दिखना है, असली परेशानी मतलब ये है कि अगर आपको सच में आपको गहराई में उतरना है तो आप शुरुआत करो फॉरेन एक्सचेंज रेट से, ठीक है, और गहराई में उतरो। जैसे आप गहराई में उतरोगे आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है वो एकदम लड्डू हो जाएगा। मतलब एक होता है ना, एक होता है याद करने वाली चीज, एक होती है समझने वाली चीज। तो याद करने वाली चीज रह जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। कोई बच्चा अगर हमारा न्यूमेरिकल में परेशान होता है तो वो भाई मनी बैंकिंग देख लो, ये चैप्टर देख लो, बजट वाला चैप्टर देख लो, बैलेंस पेमेंट चैप्टर देख लो, इनमें न्यूमेरिकल नहीं है बिल्कुल भी, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है। और अगर एक आध न्यूमेरिकल है तो भी वो बहुत ईजी है, ठीक है। पर जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट है वो उसमें भी न्यूमेरिकल ईजी है, पर थोड़ा सा उसमें मैथ लग जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं। अब आते हैं हमारी आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा जो पहला यूनिट है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ठीक है। तीन चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। पहला तो क्या था, पहला था ये कि 1947 की ईव में, मतलब जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन हमारे देश की हालत क्या थी, पहला तो ये है। फिर दूसरा ये है कि 1947 से लेकर 1991 में हमारा देश की हालत क्या थी, मतलब किस तरीके से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म करें। फिर 1991 में ऐसा क्या हो गया कि फिर से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े, हमारी जो पॉलिसी है पूरी तरीके से बदल गई, ठीक है। हमने 1947 से लेकर 1991 में जो कसम खाई थी वो कसम तोड़ दी गई 1991 के रिफॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है। अब अगर आप नोटिस करोगे कि ये चैप्टर कितना नंबर का है, 12 मार्क्स का है। और ये चैप्टर अगर आपको इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी है और रियल इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे समझने के लिए। पर यहाँ से क्या है, कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं देखो 12 मार्क्स ही आ रहा है, जबकि जो आप सेकंड चैप्टर देखोगे तो 20 मार्क्स का आ रहा है। दिखने में कम लग रहा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप 1991 खोल के देखोगे ना, अगर मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर आप 1947 की इवनिंग में इंडिया की हालत क्या थी, तो आपको कुछ 4-5 डायमेंशन में चीजें देखनी है और उसके बाद खत्म कर देना चैप्टर। आपको देखना है कि एग्रीकल्चर डायमेंशन में इंडिया की हालत क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या थी, इनकम में क्या थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या थी, देखो इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या लिखा था ये, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ठीक है इसमें देखा था आपने। उसके बाद फिर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या था इंडिया का, डेमोग्राफी क्या थी, ये 4-5। हाँ, फॉरेन सेक्टर में क्या रिलेशन थे इंडिया के, और अंग्रेजों ने क्या पॉजिटिव करा है और अंग्रेजों ने क्या नेगेटिव करा है, ये सारे 4-5 डायमेंशन में चीजें देखनी है, हमारा सारा काम हो जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। 1947 से लेकर 1991 वाली बात अगर आप देखोगे, 1947 से लेकर 1991 में हमने क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म करे, उसमें आपको एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन देखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन दिखना है, लैंड रिफॉर्म देखना है आपको। लैंड रिफॉर्म के अंदर 2 चीजें देखनी है आपको, लैंड सीलिंग देखना है और जमींदार सिस्टम को रिमूवल वो देखना है आपको। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान का पहला 5 ईयर प्लान कब आया, सेकंड 5 ईयर प्लान क्या है, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या खास बात थी वो देखना है आपको। फिर आपको देखना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। और अगेन 1947 से लेकर 1991 में हमारी फॉरेन रिलेशन क्या थे, हमारे फॉरेन रिलेशन क्या थे, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अगर आपके ये सारी चीजें क्लियर है तो ये चैप्टर क्लियर है आपका। अब थर्ड जो चीज है, थर्ड चीज ये है कि 1991 में क्या रिफॉर्म करें। भाई 1991 में हमारी बहुत परेशानी आ गई थी, हमारे देश के अंदर डॉलर नहीं था, तो हमारे मनमोहन सिंह जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो गए थे वर्ल्ड बैंक IMF के पास पैसा लेने के लिए, लोन लेके आए। फिर LPG रिफॉर्म करे, क्या करें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 रिफॉर्म करें। अब सारा चैप्टर इस पे डिपेंड है। भाई लिबरलाइजेशन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, प्राइवेटाइजेशन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सिर्फ आपको ये बात समझना है, ठीक है। अगर आपने ये बात समझ ली तो चैप्टर क्लियर है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लिबरलाइजेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिबरलाइजेशन है। पर आपको आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ग्लोबलाइजेशन से। क्यों, देखो लिबरलाइजेशन एक बड़ा वर्ड है। लिबरलाइजेशन अगर आप MCQs कर रहे हो तो ये बात समझ लो कि लिबरलाइजेशन एक बड़ा वर्ड है, बहुत सारे MCQs का आंसर लिबरलाइजेशन होगा, ठीक है। बट अगर आपको जो 4 नंबर 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आजकल ट्रेंड है। मतलब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन लोग इतना जानते नहीं है, लोग ग्लोबलाइजेशन समझते ज्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चंस ग्लोबलाइजेशन से आएंगे ज्यादा, 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। आप आते हैं अगले चैप्टर में। अगला टॉपिक हमारे पे आते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। करंट चैलेंज, इसके अंदर क्या बच्चों, इसके अंदर आपको जो देखना है वो ये है कि आपको देखना है कि ह्यूमन कैपिटल के बारे में देखना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में देखना है, आपको देखना है रूरल डेवलपमेंट के बारे में, आपको देखना है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखना है, ठीक है। आपको ये कुछ टॉपिक्स रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और एक और देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक देखने हैं आपको, ठीक है। अब ये टॉपिक सारे इजी है, इंपॉर्टेंट है,
आप आसानी से प्रिपेयर कर लोगे। पर इसकी खास बात बताता हूँ मैं आपको। खास बात ये है कि इनके आंसर्स करने बहुत आसान है। मतलब आप अगर एक बार इन टॉपिक को पढ़ लोगे और थोड़ा बहुत लिख के देख लोगे, तो आप थोड़ा बहुत अगर मन से भी लिख के आओगे ना, तो भी आप अच्छे खासे नंबर ले आओगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने इसमें कुछ पढ़ा नहीं है ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर ये जो चैप्टर है इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया, थोड़ा सा भी अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, तो आप आराम से इनके आंसर लिख पाओगे, आराम से आंसर लिख पाओगे, मतलब कुछ ना कुछ तो नंबर ले आओगे। हाँ, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो जो हमारे बच्चे थोड़े वीक है, कॉन्सेप्ट में थोड़ी उन्हें परेशानी आती है, न्यूमेरिकल में परेशानी आती है, वो आईईडी की तरफ झुक जाओ पूरी तरीके से, आईईडी की तरफ एकदम लेट जाओ कि भाई मैं आईईडी तो पढ़ के जाऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। उन्हें अगर कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल परेशानी आ रही है तो, ठीक है। अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरिजन विद चाइना पाकिस्तान, ठीक है। ये जो चैप्टर बच्चों, ये चैप्टर बहुत इजी है। इजी क्यों है? देखो, हमने अभी तक सारा इंडिया के बारे में पढ़ लिया, तो यहाँ पे आपको इंडिया के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपने इंडिया के बारे में पढ़ा है तो आप लगभग पाकिस्तान के बारे में जानते हो, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत फॉलो करा हुआ है। सिर्फ थोड़ा डेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो आपको अगर 4-5 डेट याद रख लोगे तो आपको जो एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ये रिफॉर्म ये इस टाइम पे हुए थे, पाकिस्तान में रिफॉर्म कब हुए थे, तो ये एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा बहुत आसानी से। तीसरा है चाइना। आपको सिर्फ चाइना के बारे में पढ़ना है और आपके 8 नंबर क्लियर है। आपको सिर्फ चाइना के बारे में पढ़ना है, और चाइना के बारे में भी सिर्फ 3-4 चीजें पढ़नी है कि भाई जैसे देश आजाद हुआ चाइना का, उन्होंने क्या रिफॉर्म करे, उन्होंने क्या पागलपन करा, फिर चाइना का चाइना कब लिबरल हुआ, कब एलपीजी रिफॉर्म करे चाइना ने। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है। 3-4 काम उन लोगों ने कर रहे थे। पहले उन्होंने क्या करा कि कॉमन सिस्टम शुरू करा, फिर उन्होंने बोला कि रूरल एरिया में आ जाओ सबके सब, है ना, अर्बन एरिया छोड़ के रूरल एरिया में आ जाओ। फिर तीसरा उन्होंने काम करा, फिर एलपीजी रिफॉर्म करे, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये सारे उन्होंने तिकड़म करी। बस ये 3-4 चीजें पढ़नी है, उसके बाद चाइना खत्म हो जाता है और ये चैप्टर भी ईजी है, ठीक है। 8 नंबर आपके क्लियर है। इस तरीके से पूरे 80 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अब रही बात 80 नंबर से तो पेपर होगा नहीं, मतलब 100 में 100 लाने आपको, तो 80 नंबर यहाँ से ले आओ, 40 यहाँ से, 40 यहाँ से, 20 नंबर प्रैक्टिकल। इसलिए टीचर से लड़ाई मत करना, टीचर की इज्जत करना, 20 नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारा मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। क्लियर है? अगर बच्चों फिर भी आपको परेशानी आ रही है इन सारे चैप्टर्स में, देखो ये चैप्टर्स करने बहुत इजी है, पर बच्चों को परेशानी ये आती है कि बच्चे थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं और बच्चे बिल्कुल भी जो कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। और होता क्या है ना कि जैसे आईईडी जैसे चैप्टर्स होंगे, इनमें माइंड मैप या फिर एक क्रोनोलॉजी अगर पता हो, एक नोट्स अगर हमारे तैयार हो तो ईजी है। अगर आप कोई भी किताब उठाओगे, अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो परेशान तो हो ही जाओगे, पर अगर आप कोई रेफरेंस बुक भी उठाओगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि किसको पढ़े, कैसे पढ़े, और बच्चों को मेमोराइज नहीं होता है वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो हम लोगों ने नोट्स बनाए, माइंड मैप बनाए। अगर आपको हमारी मेंटरशिप चाहिए तो आप जाओ अड्डा 247 में, जाओ अड्डा 247 में जाके आप ये इंडियाज लार्जेस्ट जो चैनल है हमारा, उस पर जाओ, ऑल कोर्सेज में क्लिक करो, यूजीपीजी एंट्रेंस में जाओ। यूजीपीजी एंट्रेंस में जाओगे तो अगर आप ये सीयूटी कॉमर्स में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारा ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 12th और CUET दोनों को एक साथ हम प्रिपेयर कराते हैं। आपको जो बच्चे क्या होता है ना, बहुत सारे जो बच्चे Tier 2 Tier 3 सिटीज में रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि CUT क्या होता है बच्चों। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको CUT का एग्जाम देना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेज, BHU जैसे कॉलेज आपको तभी मिलेंगे जब आपके CUT के नंबर देखते हैं, ठीक है। तो CUT में नंबर लाओगे तो ये अच्छा कॉलेज मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो 12th और CUT एक साथ प्रिपेयर कराएंगे हम। तो 12th तो अच्छा कराएंगे आपका, पर CUT भी अच्छा कराएंगे, ठीक है। ये होगी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जो बैचेस है उसमें 38% का डिस्काउंट चल रहा है अभी। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप बाय नाउ पे क्लिक करो और हमारा जो कोड है उसको यूज़ करो। अगर आप हमारा यूनिवर्सल कोड यूज़ करोगे और आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो EN30, इफ अगर ये एक मिनट, कीबोर्ड किसी को दिख रहा है? दिख गया? यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो E फॉर इकोनॉमिक्स, N फॉर नेस्ट, 3030 नहीं लिखा है क्या? 3030। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंट, आपको मिलेगा ठीक ठाक डिस्काउंट और आपकी फीस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है ये वाली बात आपको। अगर आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चंस मिले सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले तो वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप चाहते हो कि एक बुक मिले जो सीयूटी बेस्ड हो, वो बुक भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको ये सोच रहे हो कि टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करोगे वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सारी वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल लगाना। किस नंबर पे कॉल लगाना? इस नंबर पे कॉल लगाना। ये गिवन नंबर है, देखो इस नंबर पे कॉल लगाना कोई परेशानी अगर हो तो। ठीक है, चलो बाय। आगे कोई भी टॉपिक अगर समझने में आपको परेशानी हो रही है तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, ताकि मुझे मालूम चल जाए और हम उस पर डिस्कस कर पाए, उस पर एक वीडियो बना पाए, आपकी परेशानी सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों।